मैं आपका आभारी हूँ। मार्गदर्शन करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि 80 बरस का लगभग होने के बावजूद मुझे अभी तक अपना ही मार्ग पता नहीं है। इसमें दूसरों का क्या मार्ग है। हमारे मित्र नामवर सिंह कहते थे कि अक्लमंद को सलाह की ज़रूरत नहीं होती और बेवकूफ़ को सलाह देने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए सलाह देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं याद कर रहा था कि मैं जब आपकी उम्र का था, सागर विश्वविद्यालय का छात्र था, मैं हिंदी का छात्र नहीं था। तो इसके बड़े दुष्परिणाम भी थे, क्योंकि उस समय वहाँ हिंदी के बड़े भारी आलोचक नंदुलारी वाजपेयी विभाग के अध्यक्ष थे, और मुझे याद नहीं आता कि हिंदी विभाग ने मुझे कभी किसी काम के लिए बुलाया हो। तब तक मैं कवि होना शुरू हो गया था, और सभी लोग जैसे आरंभ में खराब कविताएं लिखते थे वैसे मैं भी लिख रहा था। कुछ लोग हैं जो अब भी मानते हैं कि मैं तब से शुरू करके आज तक खराब कविताएं लिख रहा हूँ। लेकिन बहरहाल तो उस समय की जो पत्रिकाएं थी, और मैं अपने छात्र होने को छुपाता था, क्योंकि कल्पना, युग चेतना, ज्ञानोदय, सुप्रभात, अजंता, पाटल, यानी क्या क्या पत्रिकाएं थी उस समय, जो बड़ी प्रसिद्ध पत्रिकाएं थी। अब उनमें मैं कहूँ कि मैं 18 बरस का या 17 बरस का या 19 बरस का BA का छात्र हूँ, ऐसा लिख दूंगा तो पहले कूड़ेदान में चली जाएगी। तो इसलिए मैं अपनी छात्र होने को छुपाता था। एक हिंदी कॉम्पोजिशन का अनिवार्य पर्चा था, और पढ़ाने वाले एक राजनाथ पांडे थे। वो बड़े विचित्र आदमी थे, विचित्र इस अर्थ में थे कि वो कहाँ से क्या चीज़ निकाल ले जाएं, उनकी व्युत्पत्ति खोजने की जो हुनर था उनका बड़ा कामयाब था। तो वो पढ़ाते थे। तो पहली बार जब उन्होंने मुझे क्लास में देखा तो मुझसे कहा, जरा इसके बाद आके मिलना। तो मैं घबराया कि खुदा जाने मैंने क्या कर दिया, तो ये कह रहे हैं क्या। बोले, देखो तुमको इस क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अनिवार्य पर्चा, चले तुमको हाजिरी हम दे देंगे, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। तो मुझे लगा कि हिंदी विभाग जो मुझे घास नहीं डालता, उसका एक अध्यापक मुझसे कह रहा है कि ये उसकी कक्षा तुम्हारे योग्य नहीं है। उन्हीं दिनों नामवर सिंह वहाँ अध्यापक होकर आए 1 वर्ष के लिए। तो वो एक वर्ग पढ़ाते थे, BA सेकेंड ईयर वगैरह का, और एक दूसरा वर्ग एक शिव कुमार मिश्र थे, बाद में बड़े प्रखर मार्क्सवादी आलोचक हुए। उनके मार्क्सवाद का उस समय कोई संदेह नहीं होता था, लेकिन बहरहाल तो वो थे। तो नामवर सिंह बहुत लोकप्रिय अध्यापक थे, बहुत अच्छे अध्यापक। तो हुआ एक दिन ये कि एक उनका जो वर्ग शिव कुमार मिश्र से पढ़ता था, वो वर्ग उठ के नामवर सिंह की जिसको वर्ग पढ़ा रहे थे उसी में आके बैठ गया कि हम तो इन्हीं से पढ़ेंगे। तो उसको बड़ा हड़कंप हुआ, और यहाँ तो संभवतः हिंदी विभाग में इतने झगड़े न होते होंगे, ये कौन जाने होते हों, लेकिन उस जमाने में जो हिंदी विभाग थे अधिकांश विश्वविद्यालयों के, उनमें बड़े झगड़े होते थे आपस में, और जातिवाद भी था, कानकुब्ज हम लोग थे तो कानकुब्जवाद भी था, कुछ कायस्थवाद था। ये सब इलाहाबाद से क्योंकि ज़्यादातर लोग आए थे, उसमें मध्य प्रदेश का तो कोई मध्य वर्ग था नहीं, सारा मध्य वर्ग बाहर से ही आता था। तो बहरहाल मैं जब पढ़ रहा था तो विभाग ने, हिंदी विभाग ने एक बार जैनेन्द्र कुमार को, एक बार रामविलास शर्मा को, ऐसे लोगों को व्याख्यान के लिए बुलाया था। तो आप सोचिए कि छोटे शहर में यहाँ अगर आप जैनेन्द्र कुमार को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमने उसी की काट पर छात्र संघ का एक चुनाव हुआ। तो
छात्र संघ के जो सचिव के पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि तुम कुछ बोलो मत, हमारे साथ चलो गर्ल्स कॉमन रूम में, हम उनसे बात करेंगे, तुम खड़े भर रहना तो मुझे 150 वोट मिल जाएगा। तो मैंने कहा कि लेकिन इसकी आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। बोले क्या? मैंने कहा ऐसा है कि छात्र संघ का उद्घाटन कोई मंत्री या राजनेता नहीं करेगा, कोई साहित्यकार करेगा। हमका लिख के दे दो, हम लिख के दे दिया। बहरहाल वो जीत गए। अब उन्होंने कहा कि बताइए किस साहित्यकार को बुलाया जाए। तो हमको थोड़ी हिंदी से चूंकि स्पर्धा भाव भी था, हमने सोचा कि जैनेन्द्र कुमार और रामविलास शर्मा के टक्कर का किसी को बुलाना चाहिए। तो हमने अज्ञे का नाम। अज्ञे की उम्र उस समय 47 वर्ष की थी और वो आए। बहरहाल एक दूसरी कथा है कि उसमें हिंदी विभाग के ज़्यादातर अध्यापक आए ही नहीं, तो वो भी अपनी एक कहानी है। तो खैर, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि जो लोग हिंदी पढ़ते हैं, यानी हिंदी साहित्य पढ़ते हैं BA स्तर पर, MA स्तर पर, बाद में उनको क्या हो जाता है कि वो साहित्य से दूर चले। ऐसा क्या है कि पढ़ाने में कोई ऐसी गड़बड़ी है कि आपकी रुचि जागती नहीं है। अंग्रेजी पढ़ी, वो अध्यापक कोई पढ़े, नामचीन अध्यापक तो नहीं थे, वैसे होते वैसे थे, लेकिन उन्होंने जो रुचि पैदा की वो आज तक यानी 60 बरस बाद भी बनी हुई। मैं तो ये मानता रहा हूँ कि अच्छी हिंदी वो लिख ही नहीं सकता जिसको संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी ना आती हो। थोड़ी बहुत अद्भुत क्षमता है संस्कृत में शब्द निर्माण की। मैं एक साप्ताहिक स्तंभ लिखता हूँ, इन दोनों भी लिखता हूँ, तो अखबार में छपता था। तो हमारे उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। उनकी एक बड़ी विशेषता थी कि वो ऐसे चलते हुए जो जल्दी जल्दी कहीं कहीं पहुँच जाते थे, कभी मंच से उतर के उधर चले जाएं। तो मैं इस वृत्ति को, उनकी चपलता को लिखना चाहता था, लेकिन अब चपल कहें आप राष्ट्रपति को तो थोड़ा अभद्र लगेगा। तो मुझे संस्कृत से सहायता मिली। बजाय उनको चपल चरण कहने के, मैंने हमारे चरण चपल राष्ट्रपति उससे बात बन गई। चरण से ऐसे चपल हैं और इससे राष्ट्रपति। तो भाषा एक बहुत बड़ा मनुष्य का सबसे क्रांतिकारी आविष्कार है। सारे दूसरी क्रांतियां भाषा के फुटनोट। अगर भाषा ना होती तो हम मनुष्य ना होते। हम में और दूसरे प्राणियों में एक जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि हमारे पास भाषा है। ये भाषा एक अद्भुत आविष्कार है। लेकिन अब हालत क्या है? सार्वजनिक संवाद की भाषा इस समय गाली गलौज, लांछन, कीचड़ उछाल की भाषा हो गई। प्रधानमंत्री से लेके हर तुम छल्ला इसी भाषा का उपयोग करता है। तो इस समय जो सार्वजनिक संवाद है, जिसको आप हर दिन देखते या पढ़ते हैं, वो सबसे घटिया स्तर की भाषा इस्तेमाल करने पर उतर आया संवाद है। वो पढ़े लिखों का संवाद हो ही नहीं सकता। इसीलिए इनमें से अधिकांश की डिग्री को लेकर संदेह है। सही बात है भी कि नहीं? हमारी एक शिक्षा मंत्री थी जिनकी अब पता चल रहा है कि वो डिग्री घट गई, और हमारे प्रधानमंत्री की तो डिग्री का पता ही नहीं है। तो विद्यालय को कह दिया गया कि इसको बताओ ही। तो ऐसी हालत में पढ़े लिखे लोग किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, ये एक बुनियादी प्रश्न बन जाता है। और जो लोग साहित्य से कुछ थोड़ी निस्बत रखते हैं और जो
भाषा के प्रति थोड़ी जिम्मेदारी का भाव इसलिए रखते होंगे, उनसे ये अपेक्षा की जा सकती है कि कम से कम वो भाषा का ज़्यादा सटीक इस्तेमाल कर सकेंगे। साहित्य का एक काम भाषा की बहुलता और विविधता को बचाए रखना है। आप कभी एक ज़माने में मैंने हिंदी का एक शब्दकोश देखा, उस पर ऊपर लिखा हुआ था 1 लाख से अधिक शब्द। अब मुझे थोड़ा अचरज हुआ कि हमारी भाषा में 1 लाख से अधिक शब्द, इसका मुझे पता नहीं था, संदेह भी नहीं था। तो मुझे ख्याल आया कि आखिर हम दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी में कितने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। 5-7 हज़ार। अखबारों में गाली गलौज इत्यादि को मिला भी लें तब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और आजकल तो हिंदी अखबारों को बेवजह अंग्रेज़ी ठूंसने की ऐसी लत पड़ गई है कि भाषा का इस समय सबसे भ्रष्ट उपयोग हिंदी मीडिया कर रहा है। तो उसको छोड़ें। भाषा के जिम्मेदार इस्तेमाल का जिम्मा कौन लेगा? साहित्य में 20,000 शब्दों का इस्तेमाल होता होगा, उसमें भी एक खासकर आलोचना इत्यादि में तो कोई 100 शब्दों की गुड़िया है जिसको फेंकते रहते हैं। सामाजिक यथार्थ, ये वो, फला निजी व्यक्तित्व, ब्ला ब्ला ब्ला, आप सब जानते हैं, उस बताने की जरूरत नहीं। तो आखिर 80,000 शब्द एक भाषा के इस्तेमाल में नहीं है, मातृभाषा में। तो कभी मैं एक अनुवाद कर रहा था पोलिश कविता, वो चर्च की में जो सामग्री होती है, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, उनके बहुत सारे नाम उस कविता में हैं। मैंने सोचा था कि इसके अनुवाद करूँगा तो हिंदी में कहाँ से इसका समतुल्य मिलेगा। अब मेरे अचरज का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने पाया कि उनमें से लगभग 90% चीज़ों के नाम हिंदी में थे। मुझे पता नहीं था लेकिन थे। उनका कभी उपयोग होते भी मैंने नहीं देखा, शायद पादरी आदरी इस्तेमाल करते हो तो करते हो। तो भाषा जो है उसका अपार संसार है। उस अपार संसार में आप लोग अभी प्रवेश कर रहे हैं, और अगर अभी से आप में ये जिम्मेदारी का भाव नहीं आया कि जिस भाषा का आपने BA या MA या दोनों स्तरों पर अध्ययन किया है, उस भाषा को जिम्मेदारी से बरतना चाहिए, हो सके तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आजकल लोगों को बड़ा भ्रम है कि अंग्रेजी जो है वो हमको बड़ी अच्छी आती है। अव्वल तो हिंदुस्तान में कुल 2% लोगों को अंग्रेजी आती है, मान लीजिए 5% को आती है, उनमें से अधिकांश को खराब अंग्रेजी बोलना आता है। उनमें से कुल 1% ही ठीक ठाक अंग्रेजी व्याकरण की दृष्टि से, वरना सारे लोग तो लाइक आई वाज सेइंग लाइक, ये लाइक कहाँ से आ गया? मतलब इसके जुमले की तरह, तकिया कलाम की तरह बार बार आप इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग खराब अंग्रेजी जानते हैं और ख़राब अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। मैं इसलिए भी आपसे कह रहा हूँ कि इसका थोड़ा अनुभव मुझे इसलिए है कि मैंने अंग्रेजी साहित्य में ही MA किया है और मैंने 2 बरस अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया है। इसलिए मुझे पता है कि अंग्रेजी के साथ, बल्कि एक चुटकुला तो ये चलता है कि जब छोड़ा अंग्रेज़ों ने भारत, तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से पराजित होकर नहीं छोड़ा, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी के गलत इस्तेमाल से तंग आकर छोड़ा। महाराज ये सच है कि नहीं, खुदा जाने। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो कुछ आपको पढ़ाया जाता है क्लासरूम में, उससे बाहर बहुत अधिक है। आप अपने को
उससे अलग थलग करके किसी शून्य में नहीं रह सकते। इस समय जो लोग लिख रहे हैं, इस समय जो साहित्य लिखा जा रहा है, हम लोग जो थोड़ा बहुत शायद आगे आ पाए इसलिए कि हम में अथक जिज्ञासा, अदम्य जिज्ञासा, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है। मैं 18 वर्ष की उम्र में नीदरलैंड के एक कवि का अनुवाद कर रहा था। किसी ने नहीं कहा था कि आपको अनुवाद करना है, किसी ने ये भी नहीं कहा था कि आपको इस बहाने हिंदी में विस्तार करना है। मुझे लगा कि इतनी सुंदर कविता है, मैं इसको क्यों अपनी भाषा में न ले आऊं। तो ये जो वृत्ति है, जो जिज्ञासा है, जो जानने की इच्छा है, आखिर साहित्य से होगा क्या। एक, हम साहित्य इसलिए पढ़ते हैं कि हम कुछ दूसरे हो जाना चाहते हैं। हम सब में इच्छा है। मैं अशोक वाजपेयी होने से तंग हूँ, गोविंद प्रसाद जी गोविंद प्रसाद होने से तंग होंगे, हिंदू जी का पता नहीं वो भी हिंदू होने से तंग होंगी। तो हम लोग सब अब जो कुछ हम हैं उससे हम तंग आए हुए लोग होते हैं और हम साहित्य के माध्यम से कुछ और हो जाते हैं। कभी मनु हो जाते हैं, कभी वो पागल हो जाते हैं कि मुक्तिबोध के अंधेरे में कविता में गा रहा है, जागृत भी उसको कहा है उन्होंने। कभी हम होरी हो सकते हैं, कभी डॉक्टर साहब हो सकते हैं, कभी शेखर हो सकते हैं। साहित्य आपको अपने आत्म, अपने समय, अपने समाज, तीनों से बाहर और अलग जाने की शिक्षा देता है और सहूलियत देता है। दूसरा, साहित्य एक प्रश्नवाचक विधा है। जो प्रश्न नहीं पूछ सकता उसको साहित्य में नहीं आना चाहिए। और दुनिया भर की चीजें हैं। दुनिया में फुटबॉल खेलना बेहतर है, मुझे भी ये पता था। मैं जब बचपन में, हम लोग लड़कपन में जब कविता लिखता शुरू किया था, छोटा शहर था और हम नए किस्म की कविता लिख रहे थे, तो 13-14 कवियों का एक समूह हफ्ते 10 दिन में एक बार मिल के एक दूसरे को अपनी कविताएं सुनाते थे। एक ऐसी कवि गोष्ठी हो रही थी, उसमें एक बुजुर्ग अध्यक्षता कर रहे थे और एक कवि अपनी कविताएं सुना रहा था। इतने में चाय आ गई। उस समय प्याले वैसे होते थे खनकने वाले, आजकल वाले कागज के प्याले नहीं थे। तो उस आवाज की तरफ अध्यक्ष महोदय का ध्यान शायद अधिक गया बजाय उसकी कविता के। तो बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा कि मैं आपको अपनी कविता सुना रहा हूँ और आपका ध्यान चाय की प्यालियों की ओर है। तो हालांकि वो अंग्रेजी नहीं बोलते थे कभी भी। उन्होंने कहा, नो पोएट्री इज गुड बट टी इज बेटर। तो मुझे 13 बरस की उम्र में समझ में आ गया था कि मैं एक ऐसी दुनिया में कविता लिखने जा रहा हूँ जिसमें हमेशा कविता से बेहतर चीजें होंगी। चाय के अलावा और जाने क्या क्या, फुटबॉल, क्रिकेट, फलाना ढिकाना, ये सब बेहतर चीजें होंगी। फिर भी मैंने ये तय किया कि मैं तो इसी उदास विधा में अपना जीवन बिताऊंगा। और चूंकि इस समाज में दुर्भाग्य से अकेले कवि होकर ज्यादा दिन जीवन यापन करना संभव नहीं है, तो मैंने सोचा कि मुझे ऐसी नौकरी करनी चाहिए जिसका मेरी कविता से कोई संबंध ही ना हो। मैं 2 बरस तो अध्यापक था यहाँ के महाविद्यालय में अंग्रेजी का, फिर मैंने छोड़कर मैं IAS में चला गया। अब वहाँ कविता का जगह नहीं। तो बिल्कुल 2 विपरीत दिशाएं थी, लेकिन मैंने कोशिश ये की कि इसमें मेरी कविता कुछ खुरदरी हो जाए सच्चाई से अपने संपर्क में, और दूसरा मेरा प्रशासन कविता के संपर्क में कुछ ज़्यादा मानवीय हो जाए। ऐसा हुआ कि नहीं, ये दावा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश मैंने की। साहित्य, मैंने कहा था कि जो प्रश्न नहीं पूछता उसको साहित्य में नहीं आना चाहिए। और बहुत सारे क्षेत्र में आ जाए वहाँ प्रश्न पूछने की इतनी जरूरत नहीं। तीसरी बात यह है कि साहित्य हर एक व्यक्ति को उसकी अद्वितीयता का एहसास कराता है।
क्योंकि आप जब उपन्यास इत्यादि पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे चरित्र हैं जो कि घोरी है, मान लीजिए गोदान का, वो कोई अज्ञात कुलशील किसान है, उसका कोई उसको याद रखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो एक अद्वितीय चरित्र बनकर उभरता है और हम उसको याद रखते हैं। तो ये जो अद्वितीयता है जो हर साधारण व्यक्ति में है, सिवाय इसके उस अद्वितीयता का कई बार हमको जिंदगी भर पता नहीं चलता, और कई बार दूसरों की नकल में कुछ हो जाना ज़्यादा ठीक लगता है, चाहे वो फिल्मी एक्टर हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई हुड़दंगिया हो, चाहे क्रिकेट का खिलाड़ी हो इत्यादि। हमारे समाज में 4 नायक छवियां हैं, एक राजनेता की, एक अभिनेता की, एक खिलाड़ी की और एक अपराधी की। इनका सारे मीडिया पर, सारे सार्वजनिक संवाद पर लगभग आधिपत्य है। किसी ने हत्या कर दी तो वो पहले पेज में, एक महान उपन्यास निकला, इसकी कोई खबर होती नहीं किसी, ये खबर लायक है नहीं। चौथी चीज, साहित्य खबर के खिलाफ एक कार्रवाई है, एक अर्थ। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ? तो ये कहा जाता है, मैंने खुद ही एक निबंध, पहला निबंध मुक्तिबोध पर लिखा था, उसका शीर्षक था भयानक खबर की कविता। उसमें बर्टोल्ट ब्रेख्ट की उक्ति है कि ये जो हंस रहा है उसे अभी बुरी खबर बताई नहीं, इसलिए वो हंस रहा है। खबर ने हमारे दिमाग को और खासकर हमारी भाषा की समझ को बहुत दूषित किया है। खबर क्या है? खबर ये है कि योगी आदित्यनाथ को आज 72 घंटे के लिए चुनाव में प्रचार करने से उनकी जो भौनी टिप्पणियां थी उनके कारण रोक लगाई गई है। ये खबर है। अब ये खबर का सच है, खबर इसका खुलासा करेगी कि क्या हुआ, क्या कहा आदित्यनाथ ने, उसकी उन्होंने सफाई क्या दी जिसको चुनाव आयोग ने सौभाग्य से नहीं माना। आप चाहते हैं कि कविता भी अपना सच ऐसे ही आपके सामने रख दे कि शुरू में ही आपको पता चल जाए कि ये कविता का सच क्या है। अब ऐसा कविता का सच होता नहीं है, वो तो आखिर तक जाने पर भी पता चले, ये संयोग की बात है। हो सकता है न भी पता चले कि आखिर ये कविता काहे के बारे में। तो कविता का सच तो अधूरा सच है, बल्कि सारे साहित्य का सच अधूरा सच है। अधूरा इस अर्थ में है कि जब कोई पाठक या रसिक उसको पढ़ता है तो उसमें थोड़ा सा अपना सच मिलाता है, इससे वो सच पूरा होता है। इसीलिए एक कृति की 17 व्याख्याएं हो सकती, क्योंकि हर व्यक्ति थोड़ा सा सच अपना उसमें मिलाता है। जिसमें अपने सच का सामना करने की ताब नहीं है वो भी साहित्य का पाठक नहीं हो सकता। वो अखबार पढ़ के ठीक उसकी तुष्टि हो सकती है, इत्यादि इत्यादि। अब मैं आपको ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, यहाँ बहुत सारे युवा कलाकार बैठे हैं और मैं एक बातूनी आदमी हूँ और आप मेरे शिकार हैं फिलहाल, तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मुझसे कहा गया कि मैं आपको अपनी कुछ कविताएं सुना दूं, तो मैं दो छोटी छोटी, मैं एक निर्लज्ज प्रेम कवि रहा हूँ। एक ऐसे ज़माने में जब प्रेम, मतलब युवा अवस्था में तो प्रेमी होना उचित ही है और अनिवार्य है, लेकिन मैं अभी तक प्रेम करता रहता हूँ, प्रेम कविताएं लिखता रहता हूँ, जो कि बहुत ही अक्षम्य अपराध है हिंदी में, क्योंकि सब कुछ सामाजिक यथार्थ इत्यादि लिखते रहते हैं। हालांकि मैंने उसकी भी एक पूरी पुस्तक लिख दी है, लेकिन उस समय ये कविता का शीर्षक है पहला चुंबन। एक